नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज न्यूज नाइट में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, जन की ताकत की, वोकल से लोकल की और पेटेंट्स की भी करेंगे इसी विषय पर चर्चा। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे 26/11 एक ऐसा दिन जिसमें आज हम 26/11 में मुंबई के आतंकी हमले को भी याद करेंगे। बात होगी संविधान दिवस की भी। तमाम अन्य खबरें साथ में। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने कहा, बुद्धिमत्ता, विचार और नवाचार है भारतीय युवाओं की पहचान। भारत की ओर से पेटेंट आवेदन में 31% की वृद्धि को बताया बड़ी उपलब्धि। मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा किए विचार। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। न्याय को सुलभ बनाने के लिए प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने पर दिया जोर। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर। पीएम मोदी की तुपरान और निर्मल में जनसभाएं। कांग्रेस बीआरएस को बताया एक दूसरे की कार्बन कॉपी। कहा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद है दोनों की पहचान। तेलंगाना के कान्हा शांतिवनम में बोले पीएम मोदी। कहा, भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर कर रहा है प्रवेश। भारत को बताया विश्व मित्र। कहा, हम नहीं दुनिया कहती है भारत है मित्र। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों को बचाने का प्रयास जारी। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी जारी। सभी श्रमिक सुरक्षित। विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने यूएई जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निमंत्रण पर 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। छब्बीस 11 मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, पूरे हौसले से आतंक को कुचल रहे हैं। शहीद जवानों को देश कर रहा है याद। और खेलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। 5 मैच की सीरीज में भारत की 1-0 से बढ़त। महीने का आखिरी रविवार। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने मन की बात साझा की, तो देशवासियों द्वारा अपने त्योहारों के माध्यम से वोकल फॉर लोकल की पहल को आगे बढ़ाने के जज्बे की भी सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री ने पेटेंट के आवेदन में जो बढ़ोतरी आई है, कौशल विकास के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है और डिजिटल क्रांति से समृद्ध और विकसित भारत बनाने की बात पर भी जोर दिया। मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बाजार के कारोबार में आई वृद्धि की बात की। उन्होंने कहा कि देशवासियों में मेड इन इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी
दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता को वोकल फॉर लोकल से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने इसके माध्यम से भारत के विकास और समृद्धि में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद जताई। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारी सीजन के बाद अपने उत्साह को कम न होने दें, बल्कि आने वाले शादी के सीजन में भी स्थानीय वस्तुओं को चुनें। पीएम ने शादी ब्याह आयोजित कर रहे परिवारों से अपने ही देश में शादी समारोह करने का अनुरोध किया, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार के साथ साथ आय के अवसर मुहैया होंगे। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता की सराहना करते हुए पीएम ने देशवासियों से 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल मोड का उपयोग करने का अनुरोध किया और इसके बारे में अपने अनुभव साझा करने की अपील की। युवाओं को प्रौद्योगिकी के विकास और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में वृद्धि के लिए बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 31% की बढ़ोतरी अपने आप में एक उपलब्धि है। आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मेलों और मेलों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में बात की और पुरस्कार विजेताओं के बेहतरीन फोटोग्राफ्स की सराहना की। कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विज्जीपुरम के यूथ क्लब के प्रभावशाली योगदान का भी
उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मन की बात के कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने कई बिंदुओं पर बात की, लेकिन उनमें से एक बिंदु ऐसा था जो हमारे देश के युवाओं की ताकत को दिखाता है, और वो है पेटेंट्स का मुद्दा। और ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए आज हम आपको एक्सप्लेनर में बताना चाहेंगे आखिर ये पेटेंट होता क्या है। हम ये वर्ड, ये शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन इसको समझना ज़रूर चाहेंगे कि ये जो पेटेंट होता है ये एक तरीके का बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। यानी आप कोई नया आविष्कार करते हैं या आप कोई नई तकनीक ईजाद करते हैं, नई प्रक्रिया तैयार करते हैं, तो वो उसके लिए आप अपना बौद्धिक संपदा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के लिए एक तरह का एकाधिकार हो जाता है। यानी अगर मैंने कोई नया उत्पाद या कोई नई तकनीक बनाई है तो उसको लेकर अगर मुझे पेटेंट मिल जाता है तो वो मेरे लिए एक एकाधिकार हो जाता है। आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि ये जो एकाधिकार है ये कई चीज़ों पर हो सकता है। ये नई सेवा पर हो सकता है, नई तकनीक पर हो सकता है, नई प्रक्रिया या नए उत्पाद पर हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में और वक्त के साथ साथ इसमें श्रेणियां भी बढ़ाई गई हैं ताकि सब लोगों को, अगर कुछ नया कर रहे हैं खासकर हमारे युवा, तो उन्हें अपनी इजाद की हुई वस्तु या प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार मिल सके। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो एकाधिकार की बात हम करते हैं ये एक कानूनी अधिकार होता है। जब कानूनी अधिकार की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि अगर उसको कोई नकल करना चाहेगा तो वो फिर गैर कानूनी माना जाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो अवधि लागू की है, क्योंकि पेटेंट अगर आप प्राप्त करते हैं तो ये हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन इसकी एक अवधि निश्चित की गई है, वो है 20 वर्ष। पहले अलग अलग देशों में अलग अलग अवधि होती थी, लेकिन WTO के द्वारा अब इसको 20 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। और हर देश का, आपको अगर भारत में आपको पेटेंट मिलता है तो भारत के लिए होगा, अन्य देशों में अगर आपको चाहिए तो आपको उन देशों में अप्लाई करना होगा। तो यानी आपका पेटेंट किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही वैलिड होता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसमें उत्पाद पेटेंट भी हो सकता है। और अगर आप ध्यान दें तो उदाहरण के तौर पर टूथपेस्ट, कोई दो टूथपेस्ट का डिजाइन एक जैसा नहीं होता। इसी तरह यही पेटेंट होता है। प्रक्रिया पेटेंट की भी बात करें तो प्रौद्योगिकी, किसी उत्पाद को बनाने की विधि का मैंने इजाद किया है, वो प्रौद्योगिकी इजाद की है तो उस पर मेरा एकाधिकार होगा। तो प्रौद्योगिकी के ऊपर या उत्पाद पर पेटेंट हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, आज हम बात इसकी क्यों कर रहे हैं, हम इसकी बात ही इसलिए कर रहे हैं कि अगर पिछले कुछ वर्षों के ऊपर आंकड़ों पर नजर डालें तो आप पाते हैं कि किस रफ्तार से पेटेंट्स की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यानी अगर आप 2014 से शुरुआत करें तो 2021-22 तक आते आते लगभग 5,000, 6,000 आप मान सकते हैं, लगभग 6,000 से लेकर आज हम बात करें अगर तो 41,000 से ऊपर के पेटेंट्स, यानी प्रति वर्ष इतने पेटेंट्स प्राप्त किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि जब पेटेंट्स की हम बात करते हैं तो पेटेंट्स को फाइल करने वाले, यानी बहुत लोग जो अप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन जो पेटेंट्स प्राप्त करते हैं यानी जिन आवेदनों को स्वीकार किया जाता है उनकी तादाद उतनी नहीं होती है। एक आंकड़ा ये भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि किस तरीके से साल दर साल अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से पेटेंट्स जो फाइल किए जाते हैं और वो पेटेंट्स जिनको स्वीकृति मिलती है उनमें क्या फर्क है। अगली प्लेट पे आते हैं, आपके सामने रखते हैं इस तथ्य को भी, क्योंकि जो हमारे युवा हैं, जैसे जैसे स्टार्टअप्स की तादाद बढ़ रही है, जैसे जैसे आविष्कार ज़्यादा, जैसे जैसे इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है, वैसे वैसे पेटेंट्स की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। 2014-15 में जो पेटेंट्स फाइल किए गए आप देख सकते हैं, 14 से 21-22 तक में 42,700 से लेकर आगे बढ़कर ये 66,400 से ज़्यादा। पेटेंट प्रदान करने की रफ्तार तो उससे भी बहुत ज़्यादा, 5,000 कुछ से लेकर अब 30,000 कुछ, ये भी हम 21-22 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, और अगले साल में तो उससे भी ज़्यादा को प्रदान किया गया। ये दिखाता है कि हमारे देश में नई तकनीक, नए उत्पाद, कुछ नया करने की जो एक जज्बा, एक सोच है, वो कैसे ज़मीन पर साकार होती नजर आ रही है। ये आंकड़े उसी की बानगी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये अपने आप नहीं हो गया, इसके पीछे
कुछ प्रयास हैं जो सरकार ने किए। अब उनको आपके सामने रखते हैं कि सरकार ने अपने स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए हैं। जैसे 2016 में ही राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR इस नीति को अपनाया गया, जिसके बाद इस दिशा में कई ठोस कदम भी उठाए गए। 2021 में ही नेशनल IPR अवेयरनेस मिशन की भी शुरुआत हुई और इस मिशन के तहत लक्ष्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया जाए, इस विषय में जागरूकता भी की जाए। IP चेयर्स की संख्या ही 14 से बढ़कर 33 हो चुके हैं, जो इस दिशा में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इसके अलावा नए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स भी तैयार किए गए हैं। 22 नए सेंटर्स की घोषणा भी की गई है। पेटेंट फाइलिंग में मदद के लिए IP फैसिलिटेटर्स, जिन्हें IP मित्र कहा जाता है, उन्हें भी आगे लाया गया है और अब तो इनकी संख्या 2000 तक पहुंच चुकी है। 465 से शुरू हुई थी ये। यानी स्टार्टअप बौद्धिक जो स्टार्टअप्स हैं जो IPR के तहत अप्लाई करना चाहते हैं पेटेंट्स को, उनके लिए तो विशेष तौर पे वित्तीय मदद का भी प्रावधान इस योजना के तहत है। यही नहीं बल्कि पहले आवेदनों को मंजूरी देने का समय 72 महीने तक खिंच जाता था, लेकिन अब उसे कम करके 12 से 24 महीने यानी 1 से 2 साल में आपको पेटेंट मिल जाता है। तो ये कुछ एक ऐसे कदम हैं जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, जिनके माध्यम से ये संभव किया गया है कि ना केवल पेटेंट को लेकर लोगों में जागरूकता हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़कर आएं और पेटेंट के लिए अप्लाई करें और पेटेंट प्राप्त भी करें। और यहीं से रुख करते हैं हमारी आज की चर्चा के विषय का। और आज की हमारी चर्चा का विषय जो प्रधानमंत्री के मन की बात से ही जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे आज का हमारा विशेष जो कहता है राष्ट्र निर्माण में जन की ताकत। आज प्रधानमंत्री ने जब मन की बात की तो प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात की, जिसके लिए त्योहारों का उदाहरण दिया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से पेटेंट्स को लेकर देश के युवा आगे बढ़कर आ रहे हैं और आंकड़े इसकी बानगी प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और ये तमाम मुद्दे जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ मिस सोनिया गुरनानी है, जो चेयरपर्सन है सबका साथी सबका दोस्त की। आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं और आप गरीब महिलाओं के साथ काम भी करती हैं। हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सोनिया जी, आज चूंकि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात बहुत जोरदार ढंग से सामने रखी और इस बात को रेखांकित किया कि कैसे हमारे देशवासियों ने आगे बढ़कर इस त्योहार में ये सुनिश्चित किया कि वो स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें। आप जब काम करती हैं इन महिलाओं के साथ, तो इस पहल की ताकत से आप ज़मीनी तौर पर रूबरू होती होंगी। आपके शब्दों से हम जानना चाहते हैं, इस बार जो देशवासियों ने स्वदेशी उत्पादों को अपने त्योहारों में स्वीकार किया, गिफ्ट दिया, आप जिन महिलाओं के साथ काम करती हैं उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है जब देशवासी ऐसी पहल की ओर आकर्षित होते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ एक महज सिर्फ एक ये टैगलाइन नहीं है वोकल फॉर लोकल। ये हमारे देश के 80% पॉपुलेशन की ताकत है, उनकी रोजगारी है। और इसमें हमारे साथ कितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं गांव में, रूरल एरियाज में, जहां हमारे प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक ऐसा एक ऐसा आप कह लीजिए एक इतना बड़ा एक स्कीम है और इतनी बड़ी एक सिर्फ जिसमें रोजगारी से नहीं, इसमें इनकी आत्मनिर्भरता की भी बात होती है। जब हम गांव में जाते हैं तो लोगों को बीच में जब उनका बिजनेस आते थे, जैसे हम बहुत सारे कारीगरों के साथ जुड़े हैं जो हाथ कढ़ाई के साथ रिलेटेड हैं, तो उन लोगों को महज एक सिर्फ अपनी रोजगारी के लिए एक मिडलमैन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। पर अब वो ऐसा हाल नहीं है। अब सारे के सारे चीजें उनको डायरेक्टली प्राप्त हो रही हैं, उनको बिजनेस डायरेक्टली मिल रहा है। अब आप जानते होंगे कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो MSME की हैं और हमारे मंत्रालय जो कपड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से हैं, वहां पर उन लोगों ने बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे ऐसी उपलब्ध कराई हुई हैं चीजें जहां से उनको डायरेक्ट काम मिल रहा है। और बहुत सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हो रही हैं, जहां पर उन लोगों को लेटेस्ट फैशन के चीजें बताई जा रही हैं, लेटेस्ट डिजिटलाइजेशन से अवगत कराया जा रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं बहुत महत्व रखती हैं एक आत्मनिर्भर होने के लिए। और बहुत जरूरी है कि हम लोग सब अगर आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, एक कंट्री जो डेवलप देखना चाहते हैं, तो ये जो 80% पॉपुलेशन है उनकी भी हम सोचें। आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब जब हम बात करते हैं विकसित भारत की
और हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। ऐसे में सोनिया जी, ये जो विकसित भारत का सपना है जिसको लेकर हम ये तो समझते हैं कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में काम करना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो ज़मीनी क्षेत्र हैं, खासतौर पर MSMEs हैं, उनको साथ लेकर चलना भी तो ज़रूरी है। ऐसे में आपने जो बात की, एक तस्वीर तो स्पष्ट है, लेकिन हमें ये भी बताइए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद की तरफ लोग तब आकर्षित होते हैं जब उन्हें गुणवत्ता भी मिलती है, जब उन्हें अच्छा उत्पाद मिलता है। तो ये जब अच्छे उत्पाद की परिभाषा है, इसको लेकर भी तो सरकार काम कर रही है। किस तरह हम प्रशिक्षण को लेकर और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये वोकल फॉर लोकल के साथ विकसित भारत का सपना भी पूरा हो? अब जैसे आप जानते होंगे कि R&D सेंटर्स बहुत सारे बने हैं और खासकर रूरल एरियाज को लेते हुए, उनके जो कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको लेते हुए KYC इतने सारे क्लस्टर्स के साथ काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया। मालूम नहीं, अबाउट 500-600 क्लस्टर्स हैं जो लास्ट शायद 2-3 साल में ही आए हैं। उसमें से हमारा क्लस्टर भी है बरेली में, जहां पर हम 1400 वुमेन आर्टिजन्स के साथ काम करने वाले हैं। हम लोग R&D डिपार्टमेंट्स हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है, लेटेस्ट मशीन्स जो आ रहे हैं, और गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रहा है। उनको वो चाहता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करें, जैसे हम ग्लोबल भी जा सकें, हम लोग एक्सपोर्ट को भी टच कर सकें, और हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो आर्टिजन्स हैं, उनका काम ग्लोबली रिकग्नाइज हो। उसके लिए हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक मेन हमारा जो फोकस है, उस तरफ हमारी गवर्नमेंट काफी बहुत सारा उसमें फोकस कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि लेडीज जितनी भी कारीगर हैं, जितने भी आर्टिजन्स हैं, वो लोग को जो लेटेस्ट डिजाइनिंग की टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट, अगर आप देखेंगे कि आजकल आप दिए भी देख लो तो कितने बढ़िया बढ़िया दिए देखने को मिले हम सबको दिवाली में, और इतनी सारी चीजें थी जो कहाँ से आई हैं। तो ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट फैशंस, लेटेस्ट डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, इन सबको लाते हुए उन सब ने काम किया है। और जितने भी हमारे क्लस्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो लोग बहुत कुछ इसमें फोकस कर रहे हैं कि डिजाइनिंग की कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ाया जाए, उन लेडीज तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको ये डिजिटलाइजेशन से अवगत कराना कि वो गूगल खुद सर्च करके उनको आइडियाज आए और वो खुद उस पे काम करें। और मैंने देखा इस बार बैम्बू के जो छोटे छोटे लैम्प शेड्स आए, कितने ब्यूटीफुल थे। मेरे को तो देख के बड़ी खुशी होती थी कि बिल्कुल। और ये वैसे भी हमारे देश की संस्कृति इतनी समृद्ध है, कलाएं इतनी समृद्ध हैं कि जब वो इन स्थानीय उत्पाद के साथ जुड़ जाती हैं तो उस खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर महाजन, आज जब पेटेंट्स की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उनके चेहरे पर वो जो गर्व था उसका एहसास सब देशवासी कर पा रहे थे। उनके आवाज में जो गर्व था वो हम सब देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे उस गर्व को। लेकिन इसके पीछे की जो तस्वीर है या जो मुश्किलें हैं या जो राह तैयार की गई है, वो किस तरह आगे बढ़ी कि हम 2014 से 2021-22 तक का जो तस्वीर बदली उसको साकार कर पा रहे हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण ये था कि हमारे पेटेंट ऑफिस में पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर्स नहीं हुआ करते थे, और वो कमी, उसके कारण पेटेंट मिलने में बहुत कमी रहती थी। दूसरा, सरकार की ओर से जिस प्रकार का एक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए नए अन्वेषणों को, नए प्रकार के खोजों को, वो भी कहीं ना कहीं कम था। तो ऐसे में एक नया नवाचार का एक वातावरण देश में निर्माण हो रहा है, और इन सब बातों को मिला करके इस समय ये तस्वीर बनी है कि हम पेटेंट के विषय में काफी हद तक आगे बढ़े हैं और बहुत काम करना बाकी है। अगर हम दुनिया के दूसरे मुल्कों की तस्वीर देखें तो पेटेंट एक प्रकार से नवाचार के लिए एक आवश्यक शर्त है, और उसको आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के पूरे इकोसिस्टम के कारण और खास तौर पर पेटेंट व्यवस्था में जिस प्रकार से इंस्पेक्टर्स की जरूरत थी, उसमें संख्या के बारे में भी अभी बात आई। काफी बड़ी मात्रा में अभी नए इंस्पेक्टर्स उसमें शामिल किए गए हैं,
तो इन सब कारणों से एक बड़ा प्रयास हुआ है जिसके कारण ये हुआ है, लेकिन और अभी काम करना बहुत बाकी है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, आगे लंबा सफर तय करना है क्योंकि हमें विश्व के अन्य देशों के साथ भी compete करना है। लेकिन प्रोफेसर महाजन, जो नेस्कॉम की रिपोर्ट आई है और इसमें जो आंकड़े आते हैं उसमें ये दिखाया गया है कि जो अभी तक जो भी IPRs दिए जा रहे हैं उनमें से जो प्रौद्योगिकी से जुड़े IPRs हैं उनमें भी आधे ऐसे हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े IPRs हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या मशीन लर्निंग जैसी टर्म से ही समझ पाते हैं। क्या ये भी दिखाता है कि हमारे युवा नई तकनीक के साथ जुड़ भी रहे हैं, नवाचार भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक कमजोर पक्ष था कि हम पेटेंट्स की ओर नहीं जा रहे थे, अब उस दिशा में भी काम हो रहा है? इसमें एक मुख्य बात हमें समझनी होगी कि भारत लगातार 3 औद्योगिक क्रांतियों में पिछड़ा, कई अलग अलग कारणों से। पहले हम गुलाम थे इसके कारण, फिर कहीं सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी, कहीं हमारी जो नीतियों में कुछ कमी थी। लेकिन अभी जो चौथी औद्योगिक क्रांति का समय आया है, वो औद्योगिक क्रांति AI से संबंधित है, वो औद्योगिक क्रांति हमारे स्पेस से संबंधित है, वो औद्योगिक क्रांति हमारे नए नए नवाचार से निकल रही है। और हम देख रहे हैं कि चाहे वो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो और अन्य प्रकार के, इन सब में हमारे जो स्टार्टअप्स हैं विशेष काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ एक विषय को कि कुछ समय पहले तक ऐसा समझा जाता था कि जो 5G प्रौद्योगिकी है उस पर चीन का एकाधिकार है क्योंकि वही सबसे सस्ता हमें उपलब्ध करा सकता है, लेकिन हुआवे को एकमात्र रास्ता माना जा रहा था। लेकिन इस कालखंड में हमने देखा, हमने 5GI का आविष्कार किया, उसमें पेटेंट्स लिए, और आज हम पूरे 5G इकोसिस्टम के अंदर पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और भारत में 5GI के माध्यम से आज हम इस दूरसंचार क्रांति में प्रोफेसर महाजन, बहुत सक्षम उदाहरण आपने सामने रखा है और यही कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल क्रांति देश में आई है और पेटेंट्स के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये दरअसल एक बदलते भारत का संकेत है और यहीं से राह तैयार हो रही है जिससे हम विकसित भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। वक्त इतना ही है। प्रोफेसर महाजन और सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज नाइट। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, हमारा संकल्प विकसित भारत। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो ITR 7 फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें।
दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। आज 26 नवंबर है जब देश संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता में देश न्यायपालिका की बेहद अहम भूमिका रही है। इस मौके पर उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों में विविधता को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को भारतीय संविधान की मूल भावना बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के सभी नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व के लिए नारी शक्ति वंदन कानून लाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका भी महिलाओं व कमजोर वर्गों की नुमाइंदगी का स्वागत करेगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को उच्च न्यायपालिका तक लाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सोच विचार किए जाने की जरूरत है। There can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit. इस मौके पर भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया सरल हो और किसी को भी बेवजह जेल में बंद न रहना पड़े। We are constantly working to ensure that legal processes become easier and simplified so that citizens do not languish in jails unnecessarily. The version 2.0 of the FASTER application that will be launched today ensures that judicial orders of release of a person are immediately transferred to the jail authorities, to the district courts and high courts via electronic means. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के साथ आजादी पाने वाले कई मुल्कों में लोकतंत्र को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह भारत के संविधान की ही खूबी है जिसने हर स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। हम क्यों ठीक दिशा में चलते रहे, उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे पास लिविंग डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में, जिसके कारण हमारी ताकत भी आगे बढ़ी, संसार में भी हमारी ताकत आगे बढ़ी, संसार के देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद जारी किया और वर्चुअल जस्टिस क्लॉक और फास्टर सॉफ्टवेयर के वर्जन 2 को भी लॉन्च किया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले इसे विधि दिवस के तौर पर मनाया जाता था। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस अस्थायी अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को तबाह करके रखा था। Article 370 was the only article of Indian Constitution that was not drafted by the drafting committee. All other articles were drafted. And Dr. Ambedkar declined to draft it. I would urge you to go through his communication on the point and look at
how this Article 370, a temporary article of the Constitution, bled us, made the life of people of Jammu and Kashmir hellish. We are beholden to the wisdom of the Honorable Prime Minister Narendra Modi and sagacious approach of the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah. That article is no longer in our Constitution. और अब खबर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। निर्मल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना में विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यहां के मुख्यमंत्री ने अपनी कार की स्टीयरिंग किसी और को सौंप दी और अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। पीएम ने उन पर तुष्टीकरण की नीतियां अपनाए जाने को लेकर हमला बोला। एक तरफ बीजेपी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है, फूड पार्क बना रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, लेकिन यहां बीआरएस और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। बीआरएस तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के तुपरान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजाम शाही को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक हैं। पीएम ने राज्य में बीसी समाज यानी पिछड़े समाज के साथ हुए अन्याय के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बहुमत मिलने पर राज्य में पहला बीसी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों के कुशासन में हमने देखा है कि सिर्फ कुछ परिवार ही फले फूले हैं, कुछ परिवार के लोगों का ही भला हुआ है। वोट गरीब, एससी, एसटी और बीसी को न्याय देने के नाम पर मांगे गए और सत्ता का फायदा किसी और को हुआ। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक आंध्र प्रदेश में सरकारें चलाई, लेकिन बीसी कम्युनिटी से कितने लोगों को सीएम बनाया? तेलंगाना बना तो फिर बीसी समाज के प्रतिभाशाली लोगों को अवसर नहीं मिला। इसलिए ही अब बीजेपी ने तेलंगाना से ये वायदा किया है कि तेलंगाना को पहला बीसी मुख्यमंत्री बीजेपी ही देगी। प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में अधिकतर छोटी से छोटी घटना पर भी सजग नजर आते हैं और ऐसा ही एक वाकया तेलंगाना के निर्मल में चुनावी जनसभा के दौरान सामने आया, जब एक छोटी सी बच्ची पर प्रधानमंत्री की नजर पड़ी जो कि भारत मां के परिधान में पहुंची हुई थी। तो भारत माता के परिधान में पहुंची ये छोटी सी बच्ची। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव तेलंगाना है, जहां 30 नवंबर को मतदान होना है, जिससे पहले चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीआरएस नेता केटी रामाराव ने अपनी अपनी पार्टियों के लिए रविवार को प्रचार किया। कैसे रहे प्रचार के रंग, देखते हैं ये रिपोर्ट।
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस के स्टार प्रचारक मैदान में हैं। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के नारायणपेट के मक्थल, मुलुगु और यदाद्री के भुवनगिरी में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का मौका नहीं बल्कि तेलंगाना का भविष्य तय करने का चुनाव है। उन्होंने केसीआर पर भ्रष्टाचार और घोटाला करने का आरोप लगाया। तो वहीं मुलुगु में उन्होंने कहा कि यहाँ के आदिवासियों को GI टैग देकर पीएम मोदी ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया है। केसीआर सरकार और उनके मंत्रियों ने 10 साल तक जिसका हिसाब न हो इतना भ्रष्टाचार किया है। केसीआर ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इनके विधायकों ने काली मिट्टी और बालू का अवैध खनन करने का काम किया है। ट्राइबल उत्पादों के लिए, ट्राइबल प्रोड्यूस के लिए स्टॉल स्थापित कर नरेंद्र मोदी जी ने इसको GI टैग देकर मुलुगु के उत्पादों को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वहीं तेलंगाना के एंडोले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्य की केसीआर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 वादे किए हैं जो हमारी सरकार बनते ही पूरे किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलवा कुर्थी में एक सभा को संबोधित करते हुए कई वादे किए। हमने 6 वायदे किए हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये 6 वायदे कानून बन जाएंगे। चौथा इंदिराम्मा इंदलू यानी घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट देगी और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल खोला जाएगा। ये हमारा वायदा है। हैदराबाद तेलंगाना के मंत्री और बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा कि देश में तेलंगाना ने ही रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं निजामाबाद बीआरएस में MLC के कविता ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के लोगों के साथ नहीं था। जब भी तेलंगाना के लोगों को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने तेलंगाना को धोखा ही दिया। पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीज़ें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्स लोन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यूएई के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे, जो कि COP28 के हाई लेवल सेगमेंट का हिस्सा है।
यूएई की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 का आयोजन किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी समिट में हिस्सा ले रहे हैं और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की जाएंगी। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे अपने श्रमवीरों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर तमाम प्रयास जारी हैं। सभी विकल्पों पर हर तरफा प्रयास किए जा रहे हैं। फिर चाहे ऑगर मशीन को दोबारा शुरू करना हो, वर्टिकल ड्रिलिंग करना हो या फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद भी कायम है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी के तहत बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। 41 फंसे मजदूरों को बचाने के लिए ऑगर मशीन के अलावा अन्य विकल्पों पर भी काम जारी है। एक वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है जो अगले 2 दिनों में पूरी होगी। वहीं 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। हालांकि इसे पूरा होने में 10 दिन का समय लग सकता है। वहीं ऑगर मशीन को भी दोबारा शुरू करने के लिए काम जारी है। जरूरी सभी औजार मंगाकर उसे सुचारू बनाने का काम जारी है। वहीं अपर सचिव तकनीकी, सड़क और परिवहन ने बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रगति अब तक ठीक दिशा में है। कुल 86 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है जो कि अगले 2 दिन में पूरी होगी। एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का, और वो उसकी शुरुआत जो है अभी हाल में हो जाएगी। ऑपरेशंस जो हैं जहां पर चल रहे थे सबसे ज्यादा, वहां रोके नहीं गए हैं, वहां पर भी ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। रिपेयर के मुख्तलिफ चीजों को लाकर उनको बाहर निकालने के लिए वो सब काम अभी भी चल रहा है। सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और संभवतः अगले कुछ घंटे, मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस में काम शुरू कर दी गई हैं। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर भ्रमण के दौरान उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे टनकपुर के छीनी गोठी निवासी पुष्कर सिंह एरी के घर जाकर उनके परिजनों से मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक मजदूर की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। दरअसल 12 नवंबर को सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में धंसाव हो गया। यह घटना सुरंग के सिलक्यारा वाले हिस्से में 60 मीटर की दूरी में मलबा गिरने के कारण हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जारी है। इसी क्रम में अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग करने के साथ साथ कई मोर्चों पे काम किया जा रहा है। यही वजह कि अभी इसमें मैनुअली काम करने के अलावा परपेंडिकुलर ड्रिलिंग का काम भी तेजी से जोर पकड़ने लगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के कान्हा शांतिवनम में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के महत्व को रेखांकित करते हुए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने के लिए आध्यात्मिक संस्था से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्धि पैसे और भौतिक चीजों से नहीं आती, ये सांस्कृतिक मूल्यों की मजबूती से भी आती है। आज भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित कान्हा शांति वनम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना करने वाले और बाबूजी के नाम से मशहूर शाहजहांपुर के रामचंद्र जी महाराज की 125वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक पट्टिका का विमोचन किया। गौरतलब है कि श्री रामचंद्र मिशन के कान्हा शांति वनम का उद्देश्य आधुनिक दुनिया में योग और ध्यान की प्राचीन भारतीय परंपराओं का प्रचार प्रसार करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित होता भारत खुद को विश्व मित्र के रूप में देख रहा है। विकसित होता हुआ भारत खुद को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है और आप सभी विश्व मित्र भारत। और कोरोना के बाद तो हमने जिस प्रकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे, आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता कि हिंदुस्तान आपका मित्र है। दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है। पीएम ने कहा कि आज भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति कर रहा है। उन्होंने अपनी विरासत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने पर जोर दिया। इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई, वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत, ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी, उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विकसित बनाने के प्रयास 4 अमृत स्तंभों नारी शक्ति, युवा शक्ति, श्रम शक्ति और उद्यम शक्ति पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने अनुयायियों से इसमें अहम भूमिका निभाने को कहा। पीएम ने कान्हा शांति वनम का दौरा किया और पौधारोपण भी किया। ब्यूरो इनपुट के साथ हैदराबाद से उर्मिलेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, तो ITR 7 फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 जारी किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन 23 करोड़ टन होने का अनुमान है।
पिछले 5 वर्षों में इसमें 22.8% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी। दूध के उत्पादकता बढ़ाने के लिए और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने ब्रीड फार्मिंग जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लॉन्च किया है। IVF जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों के लिए घर पर कैसे हो सके, उसके काम को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। और MVU के माध्यम से पशुपालक के घर तक टेक्नोलॉजी पहुंचाकर इस क्षेत्र को मजबूती देने का काम भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहा है। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति देवस्थानम पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यानी सोमवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जाकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने का कार्यक्रम है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तिरुपति पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और भारी तादाद में लोग सड़कों के दोनों ओर उपस्थित हैं और वे पुष्प वर्षा कर अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार होगा जब तिरुपति पहुंच रहे हैं, चौथी बार भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए देवस्थानम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल सवेरे देवस्थानम के आचार्य वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरुपति देवस्थानम पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस ओर जाते हैं तो वे हमेशा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन अवश्य करते हैं और ऐसे में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सोमवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जाकर भगवान वेंकटेश्वर के सवेरे ही दर्शन करेंगे और मंदिर प्रशासन के आचार्य वैदिक विधि परंपरागत रूप से पूजा अर्चना प्रधानमंत्री के साथ संपन्न कराएंगे। तो चौथी बार भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त हम देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और वहां की जनता सड़कों के दोनों ओर एकत्रित होकर प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा के द्वारा उनका स्वागत कर रही है। तो भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए तिरुमला पहुंचे। तिरुमला के तिरुपति देवस्थानम जाएंगे कल सवेरे और इस वक्त तिरुमला पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को भी हम देख सकते हैं कि वे हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और ये दृश्य दरअसल तिरुपति हवाई अड्डे के बाहर के हैं, जहां पर लोग बड़ी तादाद में एकत्रित हो रहे हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने भाव अभिव्यक्ति के लिए, जहां वे तिरंगे लहराकर और ज़ोर शोर से मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री भी जनता के इस अभिभाव का वे भी उनका हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे थे। और इस वक्त न्यूज़ नाइट के अंत में हम आपको छोड़े जा रहे हैं देश से ही जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए ये खबरें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल में मणिपुरी भाषा मेहतेई माइकी लिपि में भारत के संविधान का दिगलोट संस्करण जारी किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को संविधान की स्थानीय भाषा में अनुवाद की अनुमति देने के लिए धन्यवाद कर अनुवादकों को सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पटना में भाजपा नेता नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। नित्यानंद राय ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के खत्म होने का दावा कर राजद से मुकाबला होने की बात कही। बैंकॉक में चल रहे विश्व हिंदू कांग्रेस के समापन समारोह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन विश्व भर में चुनौतियों का सामना कर रहे हिंदुओं को विचार करने का मंच प्रदान करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कॉन्स्प्रेंट नेचुरल गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग UNIT स्टेशन का उद्घाटन किया। CNG स्टेशन के महत्व के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे नाविकों को ईंधन भरने के लिए नमो घाट तक नहीं जाना पड़ेगा।
तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम के अवसर पर अलग अलग धर्मस्थलों पर दीप जलाए गए। इसी बीच मदुरई के तिरुपरनकुद्रम में भी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पास पहाड़ी के ऊपर कार्तिकेय महादीपम जलाया गया। भक्त मंदिर के चारों ओर सड़कों पर खड़े हो गए और महादीपम जलाए जाने पर भजन गाए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।